असेतु सिन्धुपर्यन्ताय यस्य भारतभूमिका पितृभू पुण्यभूमिश्चैव स वै हिंदूरिति स्मृतः। भारत भू का सच्चा छिपाया गया इतिहास आपके समक्ष रखने का हमारा प्रामाणिक प्रयास है। हमारे इन कोशिशों को लाइक सब्सक्राइब करके आप हमें सहयोग करने की कृपा करें। बेल बटन जरूर दबाएं। आज तक हमने इतिहास में ईसा पूर्व 326 से 1857 का कुछ अनदेखा अनसुना जो इतिहास है वो उजागर करने की कोशिश की है। इससे आगे निजाम, मराठा और राजपूतों का इतिहास शेष है। कृपया सहयोग करें, वरना YouTube से ये हमारा इतिहास भी ओझल होने की आशंका है। वंदे मातरम। जय श्री राम। योगेश अनंत काले सभी सुनने वालों को प्यार भरा नमस्कार। विशेष तौर पे मैं नाइजीरिया और दक्षिण अफ्रीका के से जुड़े जो मेरे श्रोता हैं उनको विशेष रूप से उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने इस भारतीय विषय में इंटरेस्ट दिखा के वो लोग अब मेरे रेगुलर श्रोतागण हो गए हैं। आपको प्रणाम। कल मित्रों हमने ये बताया था कि जनवरी 1858 को त्रिपुरा में जबरदस्त विरोध हुआ। उसके राज परिवार ने हमारे राष्ट्रवीरों का साथ दिया और पूरी तरीके से साथ दिया। बैराकपुर के बारे में एक चीज़ मैं आपसे बताना भूल गया, क्षमा करें कि हम जानते हैं कि बैराकपुर की घटना मैं दोहराऊंगा नहीं, सब जानते हैं। वहाँ पे हमारे पंडित जी मंगल पांडे जी को फांसी अप्रैल में दे दी गई, ये भी सब जानते हैं। लेकिन मित्रों, ये पंडित जी मंगल पांडे का नाम तो हम जानते हैं, लेकिन उनके साथ और एक पंडित जी ने बलिदान दिया। उनके साथीदार पंडित ईश्वर पांडे, इन दोनों को अप्रैल में एक साथ फांसी दे दी गई थी। ये मुझे आपको बताना जरूरी था क्योंकि बैराकपुर की घटना जब आती है तो पंडित जी का नाम हम सुनते हैं, लेकिन ईश्वर पांडे जी का नाम हम नहीं सुनते, तो इसलिए उनको भी मेरा प्रणाम। अब उसके बाद हम लोग जानते हैं कि पंडित जी की जो 34 बटालियन थी, तो पूरी की पूरी बटालियन के नाम कंपनी ने चिन्हित किए और चिन्हित जितने भी नाम थे उन सभी राष्ट्रवीरों को कंपनी सरकार ने फांसी लटका दी। ये हम जानते हैं। अब अंग्रेजी एक दस्तावेज है, वो सीधी तौर पे ये भी बताते हैं कि भाई उन्होंने वहाँ पे इंग्लैंड एक रिपोर्ट भेजा है कि ये युद्ध बड़े योजनाबद्ध तरीके से चला था, क्योंकि एक ही पलटन नहीं बल्कि अन्य कई रेजिमेंट में भी इसी प्रकार का विरोध हुआ। सभी रेजिमेंटों में भाग लेने के लिए एक ही प्रकार से सैनिकों को प्रेरित किया गया। ये बंगाल के और त्रिपुरा के जो विरोध है ये सितंबर 1857 से फरवरी 1858 के बीच में हुए। सभी का तरीका एक ही था और जो वास्तव में हमको दिखता है कि पूरे भारतवर्ष में बड़ा व्यापक था। हाँ मित्रों, हमें मुख्य भूमि में हुआ संघर्ष तो हमें पता है, हमने बार बार सुना भी है आजकल, लेकिन ये बंगाल की जानकारी है ना, ये हम लोगों को बहुत कम है। अब बताओ, हम लोगों को चित्तौड़गढ़ हो, ढाका हो, जलपाईगुड़ी हो, हाँ, हमारे पाठ्य पुस्तकों में इनका सिर्फ उल्लेख आया है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस पे डिटेल हमें स्टोरीज बताई हैं। मैं बताता हूँ, क्योंकि शुरुआत तो मैं करता हूँ और ये मैं डंके की चोट पे बता रहा हूँ, चैलेंज दे रहा हूँ सभी ये वामपंथी इतिहासकारों को कि मुझे झूठा साबित करे। मित्रों, संख्या में बहुत कम यानी 5% भी नहीं थे, उससे भी कम मोमिन हमारे इस स्वतंत्र युद्ध में प्रत्यक्ष रूप से हमारे साथ शामिल थे। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको बता रहा हूँ।
बल्कि बंगाल के जो जितने भी मोमिन थे ना, नबी की सुन्नत पे चलने वाले इस्लामी मोमिन, वो तो ये टिट्टू मियाँ एक था, उस जैसे खूनी भांड बलात्कारी सूफियों के पीछे लगे थे। टिट्टू मियाँ ने पूरे बंगाल में एक आंदोलन नया शुरू किया। अब उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य धर्म परिवर्तन और सत्ता में बदलाव था। टिट्टू मियाँ और टिट्टू मियाँ जैसे ये दरिंदे इस्लामियों को भारत में फिर से दारुल इस्लाम लाना था। ये गलतफहमी में हमें नहीं रहना चाहिए बिल्कुल कि ये 1857 का जो स्वातंत्र युद्ध है ये हिंदू मुस्लिम एक साथ लड़े थे। हाँ, वो तो नियति ऐसी थी कि वो जैसे हमारे स्वतंत्र वीरों ने भारत माता के लिए युद्ध छेड़ दिया, उसी में बहती गंगा में अपना हाथ डालने के लिए, सफाई करने के लिए ये मोमिन उसमें कूद पड़े, क्योंकि दोनों का उद्देश्य एक जैसा बिल्कुल नहीं था। क्योंकि मैं तो कहता हूँ दोनों का उद्देश्य बिल्कुल भिन्न था। ये एक साथ कभी आ ही नहीं सकते। आप सूरज को पूछते हो, वो चांद को पूछते हैं। बिंदी लगाना है, उन्होंने नहीं लगाना है। पता है इसकी मैं वो अब क्या करूं, मैं विषयांतर नहीं करूंगा, लेकिन जाते जाते एक वाक्य तो बता दूंगा। ये उनके जो हजरत कौन थे, उमर थे शायद। ये हजरत उमर ने दमास्कस में एक 20 कलमी कार्यक्रम निकाला था, है ना, शर्तें निकाली थी। और उसी तर्ज पर यहाँ ये एक बुढ़ा हमदनी था, ये भी बुढ़ा सूफी कहलाता था। तो इस हमदनी ने भी मोमिनों के लिए 20 शर्तें रखी थी। दाढ़ी रखना, मूछ नहीं रखना, वगैरह वगैरह वगैरह। वो मैंने पूरी 20 की 20 मेरी जो वो भांड सूफियों पे मैंने जो एपिसोड किए हैं ना, उसमें आपको मिल जाएंगे। तो कई बिहार और उत्तर प्रदेश और बंगाल में भी कई गांवों में जहां मोमिनों की संख्या अधिक थी, वहाँ के गांवों में, वहाँ के नज़दीक के कस्बों में ये सारे मोमिन अपने हाथ में हरा झंडा लेकर लड़ रहे थे। उनका उद्देश्य था कि जो विस्फोटक परिस्थिति हमारे पंडित जी ने निर्माण की है, उसका फ़ायदा उठा के यहाँ हिंदुस्तान में इस्लामी शासन लाना, यही चाहते थे वो लोग। अब ऐसा नहीं है कि इंडिविजुअल कुछ नाम होंगे 150, 200, 500, है ना, कि जिन्होंने कंधे से कंधा मिलाकर भारत माता के लिए युद्ध करने का साहस जुटाया। अब उन सभी हमारे देशभक्त, राष्ट्रभक्त मोमिनों को भी मेरा प्रणाम। ब्रिटिश रिकॉर्ड बताते हैं मित्रों कि तकरीबन 1.25 लाख लोग इस स्वातंत्र युद्ध में शामिल हो गए थे। इसमें एक चीज़ हम मिस करते हैं जो हमें बताई नहीं जाती। ये जो बंगाल को जब से कंपनी सरकार ने अपना सत्ता का महत्वपूर्ण केंद्र बनाया ना, तो यहाँ पे उन्होंने प्रेसिडेंसी सेना भी रखी थी। अब बंगाल में उन्होंने भर्ती अनाउंस कर दी। तो जैसे अब आर्मी में, सेना में भर्ती का ऐलान किया, सभी भारतवासी पूरे भारतवर्ष से बंगाल भर्ती होने को आ गए। अब उनमें जिनका सिलेक्शन हुआ, उनकी सबकी बंगाल आर्मी उन्होंने अंग्रेजी कंपनी ने बना दी। अब उसको बंगाल आर्मी का बाद में थोड़े दिन बाद में इस बंगाल आर्मी को कंपनी सरकार ने प्रेसिडेंसी सेनाओं का एक बड़ा हिस्सा बना दिया। तो अब टेक्निकली ये प्रेसिडेंसी सेना ही थी। अब जब प्रेसिडेंसी सेना हो गई तो ये तो इंग्लैंड के हाथ चले गई। तो ना सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि अन्य देशों में भी ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद की रीढ़ की हड्डी साबित हुई। 1839, 1857,
चीन से लेके क्रीमिया तक, और बाद में 1857 में ईरान में भी इन्होंने मोर्चा जो खोल रखा था वो ईरान तक। सभी युद्धों में ये हमारी बंगाल आर्मी, भारतीय वीरों की फौज जो थी, ये इन सभी युद्धों में शामिल थी। तो इस हिसाब से लगातार 1839 से 1857 तक हमारे ये बेचारे बंगाल के जितने हिंदू वीर थे, जिसमें शायद 3 या 4% मोमिन भी थे, वो अन्य देशों में अपनी जान की बाजी कंपनी सरकार के लिए लगा रहे थे। ये दुर्भाग्य है, और इसीलिए शायद हम सभी भारतवासियों को लगता है, सभी को लगता है कि हमने पूर्वांचल का देखा, पश्चिम उत्तर प्रदेश का देखा, पंजाब का देखा, मध्य प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया, मिजोरम हो गया, सभी का तो सहभाग हमें दिखता है, लेकिन ये बंगालियों का सहभाग नाम मात्र दिखता है। मित्रों, अब देश में ही वो लोग नहीं थे, कभी क्रीमिया, कभी चीन, कभी म्यांमार, कभी ईरान, लगातार बिना थके 18 साल ये हमारे राष्ट्रवीर लड़ रहे थे। तो ये 1857 के स्वतंत्र युद्ध में आपको दिल्ली, अयोध्या, कानपुर, कोलकाता, ये कहाँ से दिखेंगे बताओ? अच्छा, अंग्रेजों ने और एक चाल चली थी, ये बंगाली आर्मी जब उन्होंने स्थापित की। इस बंगाली रेजिमेंट में उन्होंने जो भर्ती की थी वो बड़े पैमाने पर जाति आधारित भर्ती की थी। चाल देखो इनकी, शातिर चाल। और उसमें पैदल सेना में सभी ब्राह्मणों को डाल दिया जो साक्षर थे। अब 1850 तक उन्होंने तो कुछ पुस्तकों में लिखा है कि भाई ब्रिटिशों को पता ही नहीं चला कि हिंदू और मोमिन के बीच में एक सुप्त प्रकार का वैमनस्य है जिसका फायदा वो लोग उठा सकते हैं। ये झूठ ब्रिटिशों ने लिखा है। हाँ, जो ब्रिटिश 1608 में व्यवसाय के लिए भारत आते हैं और तब से इंग्लैंड नहीं जाते हैं, यहाँ पे राजकीय कुछ उनकी ये होती है, वो लोग राजकारण में हिंदुस्तान में घुसते हैं। बाद में ऐसा करते 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 1850 तक ये लोग लिखते हैं, ये भांड इतिहासकार ब्रिटिश गोरे, कि इनको भाई पता ही नहीं चला था कि हिंदू मोमिनों में एक सुप्त प्रकार का वैमनस्य है जिसका फायदा हम कर सकते हैं, ले सकते हैं। हाँ, ये क्या है? सरासर झूठ। ब्रिटिश पक्का जानते थे कि इन साक्षर ब्राह्मणों को जब हम पैदल सेना में भेजेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा। परिणाम यही हुआ कि सभी जातियों में अहम भावना जागरूक हो गई। तो ऐसे कई छोटे छोटे बदलाव से असंतोष तो बढ़ना स्वाभाविक था। उसकी भी बात करते हैं जाते जाते। मोटे तौर पे हम लोग असेसमेंट जब करते हैं पूरे स्वतंत्र युद्ध का, तो हमें पता चलता है कर प्रणाली, सामाजिक बदलाव की सख्ती जो उन्होंने की, हमारे परंपराओं पे पाबंदी लगाकर इन्होंने बंद जो कई कई जगह पे करवाया, जमीन सुधार के नाम पर जमीन का अधिग्रहण इन्होंने किया, कर संकलन में जबरदस्त सख्ती की। 1822 का किसानों का जो जमीन सुधार के नाम पर किया गया दमन है, वो अभूतपूर्व था, और इसका विरोध भारत में सबसे ज्यादा हुआ, क्योंकि पूरी सभी जातियां, जितनी भी जातियां ये J.H. मार्टिन ने, भांड ने तैयार की ना 1911 में, वो सभी जातियां और हमारे वनवासी उसमें सभी के सभी उसमें शामिल हो गए थे उस आंदोलन में जो 1822 का था। क्योंकि इन्होंने जंगल की जमीन पे भी अतिक्रमण करना शुरू कर दिया था। और इसीलिए आदिवासी भी मुख्य धारा के सभी सनातनियों के साथ एक साथ आंदोलन में उतरे थे।
तो गत 50 साल से तो ये चल ही रहा था, और ऊपर से इन्होंने, डलहौसी ने, ये दत्तक वारस को ना मानना शुरू कर दिया। छोटे मोटे संस्थान जितने भी भारत में थे वो ब्रिटिश राज निगलने लगा। जबरदस्ती से उन लोगों को ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल करना इन्होंने चालू कर दिया। और फिर आती है ये कारतूस वाली घटना। मैंने उल्लेख किया है कि भाई ये जो कारतूस है ना, इस प्रसंग को आप एक स्टोरी से जोड़ दे। स्टोरी ऐसी है कि भाई एक बड़ा वृक्ष था, उसकी एक डाली थी। अब वो डाली गिरने वाली थी, मैंने टूटने वाली थी बस, लेकिन वो डोल रही थी, टूटने ही वाली थी लेकिन टूटी नहीं थी। अब क्या होता है कि एक कौवा आता है, और वो कौवा सभी डालियां छोड़ के साला जो गिरने वाली है ना उसी डाली पे बैठ जाता है। अब क्या होता है, कौवा जैसे बैठता है डाली खाट धड़ाम करके नीचे गिरती है। तो क्या हुआ, मैं कहावत क्या हो गई कि कौवा बैठा डाली टूटी। तो यहाँ हमारे यहाँ पे इस प्रसंग को आप उससे जोड़िए कि कौवा जैसे बैठा, स्वातंत्र युद्ध का जो आग थी, आग वो ज़्यादा ये हो गई, ज़्यादा बड़ी हो गई। और वो कौवा कौन था, ये कारतूस। और यही कारतूस बना, स्वातंत्र युद्ध को भड़काने का काम इस कारतूस ने किया। अब ये मुख्य युद्ध की तो बातें है ना, अब ये वो तो हम करेंगे क्योंकि उसके तो सीरीज हमने शुरू की है। लेकिन आज जरा जाते जाते मैं आपको भारत के बाहर उस युद्ध का जो ये है परिणाम है, लोगों के मन पे मानसिक दबाव उन लोगों पे कैसे पड़ा, ये जरा मैं आपको जाते जाते सुनाना चाहता हूँ। 6 अगस्त 1857 की एक सुबह केपटाउन शहर में एक केप कॉलोनी है जहां ये सब ब्रिटिश उच्चायुक्त के अधिकारी रहते थे और उसका निवास था। अब सुबह हो गई, सुबह ब्रिटिश जो ये था, क्या कहते हैं उसे, उच्चायुक्त था साउथ अफ्रीका में, उसका नाम था जॉर्ज ग्रे। अब जॉर्ज ग्रे के दरवाजे पे सुबह सुबह तड़के यानी कुछ 4 साढ़े 4 बजे दरवाजे पे दस्तक सुनाई दी। उठा, देखा तो 2 सैनिक थे, उनके हाथ में लिफाफा था। उसने उधर ही लिफाफा खोला। लिफाफा में उसको पढ़ने मिला कि पंक्तियां थी, एक जहाज भारत से अत्यावश्यक समाचार लेके आपके पास आया है। वो ज़्यादा तो पढ़ नहीं सका, तो तुरंत फिर अंदर गया और अंदर फिर कपड़े चढ़ाए और कार्यालय पहुंचा। और वहाँ से फिर से उन्होंने, ग्रे ने चिट्ठी खोली, चिट्ठी फिर आराम से पढ़ने लगा। वहाँ चिट्ठी में लिखा था, भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर लिया है, वे दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, दिल्ली शहर का पूरा नियंत्रण हमने खो दिया है, ऐसा प्रतीत होता है कि उत्तर भारत का अधिकांश भाग जो है ये ब्रिटिश सत्ता और बंबई के गवर्नर के विरुद्ध खड़ा हो गया है। ग्रे बौखलाया, ग्रे को समझ भी नहीं आया कि क्या कर रहा है। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको मामले की गंभीरता समझ में आई। उन्होंने अधिकारियों की एक बैठक तुरंत बुलाई और उस बैठक में ये निश्चय कर लिया गया कि आज से ही तुरंत दक्षिण अफ्रीका के हर हिस्से में अपने शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया जाए। क्योंकि ग्रे जानता था ये विद्रोह भारत तक सीमित नहीं रहने वाला। और ये ग्रे साउथ अफ्रीका का जो था वो अकेला नहीं था कि जो ऐसी सोच वो पत्र पढ़ के रख रहा था। वहाँ आयरलैंड में भी खुफिया जानकारी पहुंच गई थी।
कहा गया था कि ब्रिटिश प्रभुत्व की लंबाई और चौड़ाई जितनी भी है भारत में, वहाँ सभी जगह आतंक मचा हुआ है। सारा उत्तरी भारत लगभग खोने के कगार पे हम हैं। ये खुफिया रिपोर्ट आयरलैंड पहुंची थी। महान ब्रिटिश सेना को जबरदस्त क्षति पहुंची है, ये भी उस रिपोर्ट में था। यानी आयरलैंड से न्यूजीलैंड तक जितने भी गोरे अधिकारी थे वो इस खबर से पूरे हतोत्साहित हो गए थे। इस विद्रोह के वजह से न्यूजीलैंड के कमांडिंग सैन्य अधिकारी ने वो पत्र पे उत्तर भेजा है। उस उत्तर में उसने तर्क दिया है कि ना सिर्फ भारत में इसका प्रभाव बल्कि बड़े पैमाने पे हमारे राष्ट्रहितों को भी ये युद्ध प्रभावित करेगा। इंग्लैंड में हर्टफोर्डशायर के सांसद एक थे E.B. लिटन। इस E.B. लिटन ने जम के भाषण दिया है हाउस ऑफ कॉमन्स में इस युद्ध के बारे में। लिटन ने बताया कि भाई ये जो स्वातंत्र्य युद्ध भारत का है इसकी तुलना हमें अभी म्हणजे 1846 से चालू हो गया ये क्रीमियम जो प्रॉब्लम था उनका, बाद में 1856 तक ये चला। इस क्रीमियम युद्ध से हमको 1857 को देखना पड़ेगा। तो उसने मांग की कि भारत के जितने भी ये नेतागण हैं उनको पकड़ के इंग्लैंड लाया जाए। ये उसके भाषण में लिखा है, क्योंकि पूरे साम्राज्य इन्होंने इस स्वातंत्र्य युद्ध को एक साम्राज्यवादी संकट के रूप में लिटन देख रहा था। पूरे साम्राज्य में इसकी चर्चा थी और लिटन ने भी वही इस स्वातंत्र्य युद्ध को एक साम्राज्यवादी संकट के रूप में देखा था। निश्चित हमारे इस स्वातंत्र्य युद्ध का व्यापक परिणाम भी इंग्लैंड में हुआ। रोज के रोज पेपर अखबार जो थे तात्कालीन भर के लोग लिख ले रहे थे, सामान्य जनता लिख रही थी। इस स्वातंत्र्य युद्ध के जवाब में पूरे इंग्लैंड में जितनी भी सामान्य जनता थी वो सारी की सारी बौखला गई थी और अपने साम्राज्य में ब्रिटेन के लोगों ने अपना ये जो उपनिवेशिक उत्तरदायित्व का मामला है, विद्रोह, उसका प्रतिकार हमारे लोगों ने यानी ब्रिटिश लोगों ने कैसा किया, उसके ऊपर जगह जगह बहस होने लगी थी। और इसमें एक हाउस ऑफ कॉमन्स में जितने भी वक्ता थे उसमें विशेष प्रमुखता से सभी ने एक मुद्दा उठाया था और वो उठाया था बंगाल आर्मी में सैन्य भर्ती की प्रथा जो इन नालायक लोगों ने शुरू की थी। उसके बारे में पूरे ब्रिटेन की सामान्य जनता नाखुश थी। दूसरा, इस विद्रोह को शांत करने के बाद भी 1857 के युद्ध में उनकी जो मनुष्य हानि हुई है ना, उसका प्रभाव सारे ब्रिटिश राज्य पे बहुत जबरदस्त और गहरा हो गया था, क्योंकि इसके बाद भी पूरे विश्व में उपनिवेशिक और स्थानिक लोगों का जो संघर्ष है वो बढ़ता हुआ हमें दिखता है। पहला, आयरलैंड से स्थलांतरित लोगों के बारे में ब्रिटिश में बहुत बवाल हुआ, आगजनी हुई, रोड आयरलैंड के लोगों ने ब्लॉक किए वगैरह वगैरह। वो तो फिर बहुत ज़्यादा बवाल हुआ। उसी समय हांगकांग ब्रिटिश के पास वापस लौट आया और उसी समय जमैका में आंदोलन शुरू हुआ जिसने बहुत बड़ा पूरा देशव्यापी आंदोलन का स्वरूप लिया 1865 में ज़बरदस्त विरोध इनका चालू हुआ ब्रिटिश राज्यकर्ताओं का। और सभी जगह पे मूल कारण एक ही था, ब्रिटिशों की दमनकारक नीतियाँ।
मित्रों, इससे ये निश्चित कहा जा सकता है कि भले हमारा स्वातंत्र्य युद्ध का आंदोलन असफल रहा हो, लेकिन इस असफल आंदोलन ने पूरे इस ब्रिटिश कंपनी सरकार को उनके विश्व भर का जो साम्राज्य था ना, उसकी नींव पूरी तरह से हिलाने का काम इस आंदोलन ने किया। परिणाम हम जानते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी को सारा का सारा भारत का व्यवहार इंग्लैंड को, यानी इंग्लैंड की रानी के हाथ में सौंपना पड़ा। कल देखते हैं। वंदे मातरम।